नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे बात करूँगा एडीएचडी के लिए स्टिमुलेंट थेरेपी के बारे में। स्टिमुलेंट थेरेपी बेसिकली मेडिसिन की ही थेरेपी होती है, मतलब हम बात करेंगे कि एडीएचडी के ट्रीटमेंट के लिए बच्चों को या कभी-कभी एडोलेसेंट्स और बड़ों को भी किस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं और दवाइयों से उनको कैसे ठीक किया जाता है। किस टाइप की दवाएँ हैं जो कि इसमें दी जा सकती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कुछ इस बारे में हम थोड़ा-सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो स्टिमुलेंट जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है जिससे कि एडीएचडी के सिम्पटम्स को मैनेज किया जाता है। मतलब जिसमें अटेंशन स्पैन कम होता है, इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, हाइपर एक्टिविटी होती है, बिना सोचे-समझे बच्चा जो है वो रिएक्ट करता है और काफ़ी इनडिसिप्लिन्ड दिखाई देता है, मतलब एक जगह टिक के नहीं बैठता और हमेशा बेचैन और विचलित रहता है। उछल-कूद करता रहता है बच्चा। इस तरीके के सिम्पटम्स को कम करने में स्टिमुलेंट मेडिकेशंस हेल्प करती हैं। बहुत सारी ऐसी स्टिमुलेंट मेडिकेशंस अवेलेबल हैं जैसे शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग फॉर्म्स में। तो होती क्या है स्टिमुलेंट थेरेपी? तो ये जो स्टिमुलेंट दवाइयाँ होती हैं ये या तो अकेली दवाइयाँ दी जा सकती हैं, मतलब सिर्फ दवाइयाँ दे रहे हैं, ऐसे भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जिसको हम कहेंगे कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, साइकोफार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। या फिर इनको बिहेवियर थेरेपी के साथ कॉम्बिनेशन में भी दिया जा सकता है। हालांकि बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि सिर्फ बिहेवियर थेरेपी दी जाए, मेडिसिन ना दी जाए। पर उन मामलों में क्या होता है, कुछ मामलों में तो असर आ जाता है, पर ज़्यादातर मामलों में दवा के साथ ही बिहेवियर थेरेपी देनी ज़रूरी होती है। इस बारे में मैं कभी किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा कि दोनों ट्रीटमेंट्स में ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट कौन सा है और दोनों ट्रीटमेंट को कॉम्बिनेशन में या अलग अलग कैसे दिया जाना चाहिए। पर इस वीडियो में मैं सिर्फ स्टिमुलेंट थेरेपी यानी कि मेडिकेशंस के बारे में ही बात करूंगा। तो ये जो ड्रग्स होते हैं, मतलब ये जो दवाइयाँ होती हैं, स्टिमुलेंट मेडिकेशंस जो होती हैं, ये एडीएचडी सिम्पटम्स को बेटर कर देती हैं, मतलब उनको दूर कर देती हैं सिम्पटम्स को। और 70% जो एडल्ट्स हैं, उनमें बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आता है और बच्चों में 80% बच्चों में बहुत अच्छा इफेक्ट जो है उनके सिम्पटम्स में आता ही आता है। ट्रीटमेंट के शुरू से ही असर देखने में आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपको कई हफ्तों तक रुकना पड़ेगा, महीनों तक रुकना पड़ेगा जब ये इफेक्ट देखने में आएगा। ये कुछ ही दिनों में इसका इफेक्ट बहुत अच्छा देखने में आ जाता है। हम कह सकते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर-अंदर ज़्यादातर पेशेंट्स के सिम्पटम्स में बहुत अच्छी सिग्निफिकेंट कमी आनी शुरू हो जाती है। तो कैसी हो जाती है इंप्रूवमेंट्स? कैसे पता चलेगा इंप्रूवमेंट हो रहा है? जैसे बच्चा जो है वो रेस्टलेस नहीं होगा, एक जगह टिक के बैठ पाएगा, शांत रह पाएगा, बहुत फिजिटिंग बिहेवियर नहीं होगा, छेड़छाड़ नहीं करेगा, इंटरप्ट नहीं करेगा, आप काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बीच-बीच में जाके इंटरप्ट नहीं करेगा, उसमें थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। और कुछ इम्पल्सिव बिहेवियर जैसे गुस्सा आना, तोड़फोड़ करना, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होना, इस तरह के बिहेवियर्स में भी कमी देखने में आ जाएगी। साथ ही साथ बच्चा, अगर उसको कोई टास्क दे रहे हैं, जैसे कुछ काम करना है, पढ़ाई करनी है, उसको भी कंप्लीट करने लगेगा। ये नहीं कि उठ उठ के भागेगा या उठ उठ के उसको छोड़ देगा। उसको पूरा करने की उसके अंदर मोटिवेशन जिसे हम कह सकते हैं आ जाएगी। और साथ ही साथ घर में भी लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करने लगेगा। कुछ ऐसे बैड बिहेवियर जैसे झूठ बोलना, गाली देना, मिसबिहेव करना या गलत तरह से जैसे डिसओबीडियंट तरीके से बोलना, बड़ों के साथ बुरा व्यवहार करना, इन सब में भी कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो थी, ये जो बिहेवियर थे बच्चे के, ये वो जानबूझ के नहीं कर रहा था। ये उसका एडीएचडी की वजह से वो कर रहा था, जिसमें बच्चे की थोड़ी सोचने समझने की ताकत कम हो जाती है। तो वो मोरल बिहेवियर और जो अच्छी आदतें, अच्छी हैबिट्स होती हैं, अच्छे बिहेवियर्स होते हैं, उनको इंप्लीमेंट करने में बच्चे को मुश्किल होती है। एडीएचडी के टाइम पे मुश्किल होता है, बच्चा समझता तो सब है बट वो कर नहीं पाता है। तो ऐसे टाइम पे जब दवाइयाँ दी जाती हैं तो वो सारी चीज़ें जो बच्चे की मोरल बिहेवियर होता है वो उसको करने लगता है। पर यहाँ एक चीज़ आती है कि ये जो इंप्रूवमेंट्स हैं जो बच्चे में एडीएचडी की मेडिकेशन की वजह से आई हैं, ये अक्सर तभी तक रहती हैं जब तक उसको दवा मिलती रहती है। और दवा अगर एक बार छूट जाए, छोड़ दी जाए, धीरे धीरे टेपर करके कम डोज में देते देते अगर इसको छोड़ दिया जाए, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ये सिम्टम्स दोबारा लौट आते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर तो ऑलमोस्ट लौट ही आते हैं। और कई बच्चे जो कि एडीएचडी से सफ़र कर रहे थे, जिनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ख़राब थी, ट्रीटमेंट के बाद उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर होने लगी, उनकी सोशल रिलेशनशिप्स बेटर होने लगी। उन सिम्टम्स में भी फिर से थोड़ी सी कमी आनी शुरू हो जाती है। बच्चा क्लासरूम में फिर से थोड़ा मिसबिहेव कर सकता है और बच्चे में थोड़ा अटेंशन स्पैन की फिर से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। पढ़ने में भी इंटरेस्ट में थोड़ी सी कमी आ जाती है। हालांकि बहुत सारे बच्चों में देखा जाता है कि काफ़ी सारी वेरिएशन होती है। तो कुछ बच्चे अपनी सोशल और जो एकेडमिक रिलेशनशिप्स हैं, बिहेवियर है, परफॉर्मेंस है, उसको काफ़ी हद तक मेंटेन कर पाते हैं। हालांकि उनके अगर दवाई छोड़ने के बाद अगर उनके एडीएचडी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं इसमें जो कि अपनी इंप्रूवमेंट जो उन्होंने दिखाई है, मान लो 2 साल तक बच्चे को दवा दी गई और 2 साल के बाद छोड़ने के बाद पेरेंट्स को लगा आप नहीं देना चाहते या किसी वजह से डॉक्टर ने ही कहा कि छुड़वा दो, अब इसको बिहेवियर थेरेपी पर फोकस कराओ,
तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स उसको आएंगी, बट सोशल और एकेडमिक एडजस्टमेंट और इंप्रूवमेंट और परफॉर्मेंस को लेकर जो उसके बच्चे में जो चेंजेस होंगे वो कई बच्चों में बने रह जाते हैं, पर कुछ बच्चों में ये दोबारा पिछले के स्टेट पे रिटर्न कर जाते हैं। पिछले के स्टेट में नहीं कहेंगे क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका है, कुछ चीज़ें तो वो वैसे ही सीख चुका है, पर कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स फिर से दिखाई देने लगती हैं और कुछ कुछ केसेस में नई प्रॉब्लम्स डेवलप भी हो जाती हैं। जैसे हो सकता है कि बच्चे में पहले एग्रेशन ना रहा हो, अब एग्रेशन बढ़ गया हो सकता है पहले बच्चा एटलीस्ट स्कूल का काम पूरा कर देता था, अब स्कूल का काम बिल्कुल पूरा नहीं करता, या हो सकता है बच्चा छुट्टियां ज़्यादा मारने लग जाए। कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम्स अक्सर बच्चे में देखने में आ सकती हैं, जो नई प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बट मोटे तौर पे हमें कह सकते हैं कि बच्चे में चेंजेस आ गए और काफ़ी सारे बच्चों में चेंजेस परसिस्ट कर गए और कुछ बच्चों में चेंजेस रिटर्न कर गए। ये जो स्टिमुलेंट दवाइयाँ होती हैं ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती, एडिक्टिव नहीं होती, इनकी आदत नहीं पड़ेगी, लत नहीं पड़ेगी, और बच्चा इनको ड्रग अब्यूज भी नहीं करता। मतलब एडोलेसेंट्स में जिन बच्चों को दवाइयाँ मिल रही हैं, अगर वो बच्चा इसका मिसयूज भी करें तो कोई ऐसा ड्रग अब्यूज नहीं होगा, उनको कोई ऐसा नशा नहीं चढ़ेगा या किसी तरीके से उनको लत नहीं लगेगी। ये ऐसी दवाइयाँ नहीं होती। जबकि ऐसा देखने में आता है कि कई एडोलेसेंट या कुछ और एडल्ट लोग जो होते हैं जो एडीएचडी की दवा ले रहे हैं, उनको अगर पिछली हिस्ट्री रही है सब्सटेंस अब्यूज की, मतलब ड्रग लेने की, अल्कोहल लेने की पुरानी हिस्ट्री है, तो वो अक्सर कोशिश करते हैं इसको अब्यूज करने की, बट उनका दिमाग जो है उसमें अब्यूज की तरह रिस्पॉन्स नहीं देता। थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आ जाएगा पर ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता इन दवाइयों का। और यहाँ तो और भी एक अच्छी चीज है देखने की कि रिसर्च ये बताती है कि जिन एडीएचडी बच्चों को ट्रीटमेंट दिया गया उनमें ड्रग एडिक्शन के चांस फ्यूचर में कम रहते हैं, जबकि जिन बच्चों को एडीएचडी का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा स्टिमुलेंट मेडिकेशन की मदद से, उनके अंदर जबकि फ्यूचर में एडिक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। मतलब यहां उल्टा मामला आता है, दवा एडिक्ट नहीं कर रही स्टिमुलेंट मेडिकेशन, पर स्टिमुलेंट मेडिकेशन के दिए या ना दिए जाने की वजह से बच्चे में सब्सटेंस अब्यूज के रेट में फर्क देखने में आता है। तो जो बच्चे ट्रीट हो गए वो मैनेज हो जाते हैं, वो सोसाइटी में एडजस्ट हो जाते हैं, वो मम्मी पापा की सुनने लगते हैं, या उनके अंदर थोड़ा मोरल बिहेवियर डेवलप हो जाता है, तो उनका एडिक्शन की तरफ रुझान नहीं होता। पर जिन बच्चों को ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जिनको दवा नहीं दिलाई गई, वो डिस्टर्ब रहे, तो जब वो बड़े हो जाते हैं, एडोलेसेंट हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो उनकी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स हो चुके होते हैं, सोशल रिलेशंस बहुत खराब हो चुकी होती हैं, बच्चों में आइसोलेशन की फीलिंग्स बहुत होती हैं, लोनलीनेस की फीलिंग्स होती हैं, एंगर बहुत ज़्यादा रहता है, इमोशनल इश्यूज आते हैं, तो अक्सर इसकी वजह से बच्चे सब्सटेंस अब्यूज की तरफ चले जाते हैं। तो स्टिमुलेंट मेडिकेशन के ट्रीटमेंट का फ्यूचर इफेक्ट जो है वो बहुत अच्छा है। तो कौन सी कॉमन स्टिमुलेंट मेडिकेशन होती हैं एडीएचडी के ट्रीटमेंट की? जैसा कि पहले बताया था, कुछ शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, मतलब एकदम इफेक्ट लाती हैं, कुछ इंटरमीडिएट एक्टिंग होती हैं, धीरे धीरे इफेक्ट लाती हैं, लंबे टाइम तक बनी रहती हैं, और कुछ लॉन्ग एक्टिंग होती हैं जो बहुत स्लोली स्लोली इफेक्ट लाएंगी और लंबे टाइम तक उनका असर रहेगा। तो इसमें कुछ दवाइयाँ आती हैं जैसे एडेराल, कंसर्टा, डेट्राना, डेक्सेड्रीन, फोकालिन, मेटाडेट, मिथाइलिन, राइटेलिन, ये कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि दी जाती हैं। ये अमेरिकन नाम्स हैं, इंडिया में इनके नाम थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, पर मोटे तौर पे ये वाली दवाइयाँ हैं सारी। इन्हीं का कोई ना कोई वेरिएशन, इन्हीं के कोई ना कोई डिफरेंट वर्जन अवेलेबल होता है, मिलता है केमिस्ट से। जो शॉर्ट एक्टिंग फॉर्म्स हैं मेडिसिन की, वो 2 से 3 बार ली जाती हैं दिन में, क्योंकि वो जल्दी असर लाएंगी बट थोड़े टाइम तक असर रहेगा उनका। और जो लॉन्ग एक्टिंग है वो दिन में 1 ही बार ली जाती है, क्योंकि वो लंबे टाइम तक शरीर में असर बना के रखती हैं। कुछ और नए फॉर्म्स हैं स्टिमुलेंट मेडिकेशंस के जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं या बनाई गई हैं। उनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं और साथ ही साथ वो लंबे टाइम तक सिम्टम से रिलीव्ड रखती हैं, दोनों तरीके से। एक तो लॉन्ग एक्टिंग होंगी ज्यादातर ये दवाइयां, और दूसरा दवा छोड़ने के भी कुछ महीनों तक तो पेशेंट के, बच्चे के जो सिम्टम्स होंगे वो दोबारा से रिटर्न नहीं करेंगे, तो इसलिए इनकी इफेक्टिवनेस थोड़ी ज्यादा होती है। इनमें होती हैं जैसे कॉन्सर्टा है जो भी बताया, 10 से 12 घंटे तक की ड्यूरेशन तक इनका असर रहता है। मतलब अभी तो यहाँ सिंगल डे की बात बताई जा रही है, बट अगर दवा छोड़ने के बाद भी देखा जाए तो अक्सर ऐसा देखने में आ जाता है कि इनमें से कुछ मेडिसिन के जो इफेक्ट्स हैं वो बने रहते हैं थोड़े लंबे टाइम तक भी। फिर राइटेलिन एलए 6 से 8 घंटे तक ये असर लाती है एक बार ले ली जाए तो। मेटाडेट सीडी 6 से 8 घंटे तक, एडेराल एक्सआर 10 से 12 घंटे तक, फोकलिन एक्सआर 12 घंटे, और डेट्राना अगेन 10 से 12 घंटे तक इनका असर बना रहता है। तो ये लॉन्ग एक्टिंग है या दिन में 1 या 2 बार ली जा सकती है, बस मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 1 ही बार ली जाती है दिन में, लॉन्ग एक्टिंग है। स्टिमुलेंट ड्रग किनको नहीं लेना चाहिए ये भी थोड़ा समझना जरूरी है। तो कुछ पेशेंट्स, कुछ बच्चे, एडल्ट्स जिनके अंदर अभी जो मैं कुछ बीमारियां, कुछ कंडीशंस बताऊंगा, अगर उनको ये हैं तो उन्हें नहीं लेनी चाहिए स्टिमुलेंट दवाइयां, या जो कुछ दूसरे तरीके के मेडिसिन पर अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनमें भी कुछ ऐसे पेशेंट्स हो सकते हैं जो कुछ मेडिसिन की कॉम्बिनेशंस थोड़ी नेगेटिव हो सकती हैं,
प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, साइड इफेक्ट ला सकती हैं, उनमें भी नहीं ली जानी चाहिए। जैसे कि मैं अभी बात करता हूं, जैसे एलर्जी है या स्टिमुलेंट मेडिकेशंस को लेकर सेंसिटिविटी है, मतलब बॉडी के अंदर एक एलर्जी हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है इन दवाओं से, उसमें ना दो। ग्लोकोमा है जिन पेशेंट्स को, उनमें नहीं देनी जानी चाहिए। सीवियर एंजाइटी, टेंशन, एजिटेशन, नर्वसनेस है, उसमें नहीं दी जानी चाहिए। जिन पेशेंट्स का एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां जैसे कि MAOI, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, इनसे ट्रीटमेंट हो रहा है, या जैसे पार्डनेट, नार्डेल, मारप्लान, एल्डेप्रिल, इस तरह की दवाओं से जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है, उनको भी नहीं दिया जाना चाहिए स्टिमुलेंट मेडिकेशंस। ये दवाओं के रिएक्शन वगैरह हो जाते हैं, ये सब झंझट रहता है। जिन पेशेंट्स को, बच्चों को मोटर टिक्स हैं, टिक्स डिसऑर्डर, टॉरेट सिंड्रोम, या जिनमें फैमिली हिस्ट्री है टॉरेट सिंड्रोम की, उनमें नहीं दी जानी चाहिए ये स्टिमुलेंट मेडिकेशंस। जिनमें अभी साइकोटिक एपिसोड हो रहा है या जिनकी कोई हिस्ट्री है साइकोटिक एपिसोड्स की, उनको नहीं दी जानी चाहिए। जिन पेशेंट्स में थायराइड बहुत ओवर एक्टिव है, उनको नहीं दी जानी चाहिए। कोरोनरी आर्टरी डिसीज रहा है, उनको नहीं दिया जा सकता। हार्ट का कोई इशू, डिसीज हो, ब्लड वेसल्स का डिसीज हो, वो नहीं दिया जा सकता। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में, इरेगुलर हार्ट बीट, एरिथमियाज, उनमें नहीं दिया जा सकता। या जिनमें अल्कोहल या सब्सटेंस अब्यूज की हिस्ट्री हो, उनमें भी नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि ये सारे ऐसे कंडीशंस नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के अंदर हम ध्यान दें, और भी काफ़ी सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि आपका साइकाइट्रिस्ट, आपका डॉक्टर आपको बता पाएगा कि कब लेना है और कब नहीं लेना है। वो कई सारी चीज़ों को देखकर, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री को देखकर, करंट आपका जो लाइफस्टाइल या जो भी मेडिकेशंस या बीमारियां हैं उनको देखकर, कई तरह से देख के डिसाइड करता है और आपको दवा देने के लिए सजेस्ट करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। यहाँ तक कि यहाँ ये भी देखा जाएगा कि कोई सप्लीमेंट्स तो नहीं ले रहे आप। जिम जाने वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर कोई सप्लीमेंट ले रहे होते हैं, वहाँ भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि किस टाइप का सप्लीमेंट लिया जा रहा है, दिया जाए नहीं दिया जाए। डाइटरी सप्लीमेंट्स में भी इनको ध्यान रखा जाता है। तो जो भी स्टिमुलेंट है उसका एक पर्टिकुलर किसी केमिकल पर, किसी ड्रग पर, दवा पर क्या असर आएगा, इसको ध्यान में रखने के लिए डॉक्टर जो है आपसे अक्सर आपकी डिटेल पूछ सकता है। टेस्ट भी कराया जा सकता है इसके लिए। तो ये स्टिमुलेंट दवाइयाँ काम कैसे करती हैं दिमाग में? ये क्या करती हैं? इंपल्सिव बिहेवियर कम करती हैं, अटेंशन स्पैन को इंप्रूव करती हैं, फोकस बढ़ाती हैं, हाइपर एक्टिविटी कम करती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ केमिकल लेवल्स हैं दिमाग में जिनको ये बढ़ा देती हैं। कौन से? मेनली डोपामाइन। डोपामाइन के लेवल्स को अक्सर ये ऑल्टर करने का काम करती हैं। फिलहाल इस पे इतना ही हम डिस्कस करेंगे। इसके और डिटेल्ड इसके इफेक्ट्स के बारे में, ब्रेन के थोड़े से जो इसके इफेक्ट्स हैं और इसमें जो आने वाले चेंजेस हैं, उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे काम करते हैं। तो कुछ बातों का ध्यान रखें जब आप ये ट्रीटमेंट लेना शुरू कर रहे हैं। अपनी तरफ से डॉक्टर को कुछ बातें ज़रूर बताएं, जैसे अगर आप प्रेग्नेंट होने का प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो ये डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। अगर ADHD की मेडिकेशन, स्टिमुलेंट मेडिकेशन यूज़ की जा रही है तो, शुरू की जा रही है तो, कोई डाइटरी सप्लीमेंट, हर्बल मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, वो भी ज़रूर बताएं डॉक्टर को। कोई पुरानी मेडिकल प्रॉब्लम जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज, सीजर्स, दौरे पड़ते हो, ग्लोकोमा, लिवर किडनी डिसीज़ हो, बताएं ज़रूर अपनी तरफ से। तो ऐसा ना हो कि जब आप डॉक्टर से मेडिसिन लें तो छुपाएं जानकारी सारी। तो इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप ये चीज़ बताएं ज़रूर डॉक्टर को। छुपाएंगे तो हो सकता है कि आप पर या तो मेडिसिन असर नहीं करेगी या कुछ और दूसरे नेगेटिव असर ला सकती है। अगर आपकी ड्रग अब्यूज़ की हिस्ट्री है, आपने अल्कोहल पर डिपेंडेंस रही है, इस तरह के केसेस में तो बिल्कुल बताना ज़रूरी है डॉक्टर को कि आप एडिक्टेड रहे हैं या हैं ऑलरेडी। भले ही आप कहें, खुद को एडिक्ट ना कहें, भले ही आप कहें कि नहीं मुझे एडिक्शन नहीं है, थोड़ा बहुत लेता हूँ मैं या लेती हूँ, पर फिर भी आपको ये डॉक्टर को बताना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम खुद अपनी प्रॉब्लम को, सब्सटेंस अब्यूज़ को बीमारी के तौर पे आइडेंटिफाई नहीं करते और हम छुपाते हैं उसे। हमें गिल्ट रहता है या हम इसे एडमिट नहीं करना चाहते, शेम एम्बेरसमेंट होता है, या जस्ट हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारे को ये एडिक्शन है, डिपेंडेंस है, तो इस वजह से हम बताते नहीं, हम इसको सिग्निफिकेंट नहीं समझते। जबकि ये बताना डॉक्टर को बहुत ज़रूरी है कि आप कितना और किस तरह से सब्सटेंस अब्यूज़ का लेवल रखते हो या किस तरह से आप ये कंज्यूम करते हो अल्कोहल या ड्रग। इनफैक्ट आपको पुरानी मेंटल हेल्थ हिस्ट्री बतानी भी ज़रूरी है, जैसे डिप्रेशन, साइकोटिक डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, ये सब बताना भी ज़रूरी है। कोई चाइल्डहुड हिस्ट्री रही हो किसी और टाइप की बीमारी की, लर्निंग डिसेबिलिटी रही हो, या कोई और एंगर रिलेटेड, इमोशन रिलेटेड इश्यूज रहे हो, उसके बारे में भी डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। या खासकर जो सुसाइडल थॉट के मामले में अगर आपकी कोई हिस्ट्री हो या आपकी फैमिली में किसी के सुसाइड की हिस्ट्री हो, ये भी ज़रूर बताइए डॉक्टर को। तो ये सारी चीज़ें भी आप बताइए, हो सकता है डॉक्टर अगर आपसे ना भी पूछे तो भी। अब यहाँ बात आता है कि कई पेरेंट्स को डर रहता है, कई पेरेंट्स के दिमाग में सवाल होता है कि बच्चे को अगर दवा दी जा रही है या आपकी फैमिली में कोई ADHD की दवा देना शुरू कर रहे हैं, किस तरीके के सवाल वो डॉक्टर से पूछ सकते हैं इन दवाओं को दिए जाने के दौरान या उससे पहले, क्या सवाल पूछने चाहिए,
किन बातों के लिए पेरेंट को अवेयर रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कई लोग डोज मिस हो जाती है, तो तब क्या करना चाहिए। तो आपको डोजेज का जो एक्चुअल रेगुलर शेड्यूल है, जो आपकी रूटीन थी, उसमें दोबारा से रिटर्न कर जाओ। एडिशनल डोज मत लो, ये नहीं कि सुबह की, दोपहर की और रात की दी हुई है, दोपहर की मिस हो गई तो रात को 2 डोज ले ली, ये सब नहीं करना। अगले दिन से वापस वैसे की वैसे रूटीन डेवलप कर लो। तो एक दिन अगर मिस हो गई हो गई। अगर शॉर्ट एक्टिंग दवाइयां दी हुई हैं, दिन में 2 बार खानी पड़ती है, और सुबह की मिस हो गई, दोपहर को खा रहे हो, ये नहीं कि दोपहर को 2-2 खा ली, या उसका टाइमिंग भी काट दिया, 4-4 घंटे बाद खा ली, डॉक्टर ने कहा था 6-6 8-8 घंटे बाद खाना। तो ये सब नहीं करना, अपने हिसाब से नहीं करना। तो ऐसा कुछ और चीजें हैं जो ध्यान में रखनी जरूरी हैं। जैसे सबसे पहले जो प्रिस्क्रिप्शन दिया हो, जैसे बताया हो, वैसे ही खाएं। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर इस वजह से नहीं ले पा रहे, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या कभी नहीं ले पाए, किसी वजह से मिस हो गई कोई डोज, तो डॉक्टर से पूछ लें एक बार, ताकि डॉक्टर से एक बार क्लैरिफिकेशन हो जाए कि अब क्या करना चाहिए। ये नहीं कि अपने हिसाब से आप टाइमिंग और डोजेज को शिफ्ट कर दें और फिर कल को आपको ही नुकसान हो। कोशिश करें कि जब बच्चे को ये मेडिसिन लेना शुरू करा रहे हैं तो वीकेंड पे कराएं। तो क्या होगा, बच्चे का रिएक्शन थोड़ा देखना आसान हो जाएगा। नहीं तो स्कूल जाएगा, स्कूल जाते ही हो सकता है बच्चे में सुस्ती आ जाए, बच्चे में कोई और साइड इफेक्ट आ सकते हैं, बच्चे में कोई और उल्टा इफेक्ट आ जाए, हो सकता है दवा काम ही ना करे, कुछ भी ऐसे इश्यूज आ सकते हैं। तो बेटर ये है कि वीकेंड पे कर लें, या बच्चे की जब 2-4 छुट्टियां हैं उस दौरान ये दवाइयां देना आप शुरू करें। डॉक्टर जो है अक्सर लो डोज पे दवा देगा और उसके बाद धीरे धीरे वो डोज को बढ़ाएगा। तो ध्यान रखें कि दवा जो है वो लो डोज पे दी जा रही है, क्योंकि आपको लगा कि नहीं तो लो डोज पे है, मुझे ज्यादा देनी चाहिए, इस चीज में नहीं पड़ना। तो लो डोज पे मिल रही है तो लो डोज पे चलाना है उसको शुरू में। धीरे 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 सिम्टम कंट्रोल में आएंगे तो डोज बढ़ा दी जाएगी। ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चे कई बार जिद कर सकते हैं कि दवा नहीं लेनी, या पेरेंट अपने फियर की वजह से कई बार ऐसा सोच सकते हैं कि चलो अभी थोड़ा बर्थडे वगैरह हो रहा है, बाहर घूमने गए हैं, ट्रैवल करने गए हैं, तो चलो 2-4 दिन हम नहीं देंगे दवा। ये सब से बचना है। तो क्योंकि उसमें अक्सर क्या होता है कि बच्चे फिर कई दिनों तक उसमें फिर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, या बच्चों में और कोई डिस्टर्बिंग बिहेवियर्स दिखाई दे जाते हैं। तो बेटर यही है कि बाहर हो, घर में हो, कोई ओकेजन हो, छुट्टियां चल रही हो, या कोई भी ऐसा ओकेजन आया हो जहां पर लगे कि चलो मिस कर देते हैं, 1-2 दिन नहीं लेंगे, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। कोशिश कीजिए कि रेगुलर आप दवा बच्चे को ज़रूर दें, मिस ना करें। लास्ट एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं इन स्टिमुलेंट मेडिकेशंस के, स्टिमुलेंट थेरेपी के क्या होते हैं। एक जो कि कॉमन सिम्टम अक्सर आ जाता है वो होता है जैसे हेडेक, सर दर्द, अपसेट स्टमक, थोड़ा पेट में दर्द या पेट में थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। किसी किसी केस में बच्चे का थोड़ा बीपी बढ़ जाएगा, थोड़ा बच्चा का हार्ट बीट्स वगैरह थोड़ा बढ़ा हुआ, हार्ट बीपी बढ़ा हुआ देखेंगे। थोड़ा सा बच्चे के अंदर थोड़ी सुस्ती या थोड़ा डिजीनेस सी महसूस होगी, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, ये दोनों महसूस हो सकते हैं, और ड्राई माउथ हो सकता है। तो ये अक्सर सिम्टम्स आते हैं, पर ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते, बहुत माइनर होते हैं। कभी किसी वजह से बढ़ जाए तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा दो। हो सकता है किसी वजह से बच्चे ने कुछ खाया हो, या बच्चे ने कोई और मेडिकेशन ली हो, या कोई और बीमारी चल रही हो जिस वजह से बच्चे के सिम्टम थोड़े बढ़ सकते हैं, पर ये बहुत ही माइनर होते हैं, ना के बराबर होते हैं। और अच्छे से मेडिसिन जब टॉलरेट कर ली जाती है शरीर के द्वारा, दिमाग के द्वारा, तो ये सारे सिम्टम्स कई बार मोस्टली चले भी जाते हैं। तो इसलिए ये नहीं टेंशन लेनी कि सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, इस वजह से दवा छोड़ दें, या दवा ठीक नहीं है, डॉक्टर ठीक नहीं है। कुछ हफ्तों में, हालांकि ज़्यादातर बच्चों में तो कुछ दिनों में ही ये सारे साइड इफेक्ट चले जाते हैं, पर किसी किसी केस में 2-4 हफ्ते रुक सकते हैं, सिम्टम ऑन एंड ऑफ अपीयर हो सकते हैं, पर वो भी चले जाएंगे। क्योंकि मेडिसिन जो है वो 2 से 4 साल तक देनी पड़ सकती है बच्चे को। अक्सर 2 साल तो देनी ही पड़ती है। 2 के बाद कई बार डॉक्टर जब छोड़ देते हैं मेडिसिन, तो देखते हैं कि बच्चे में सिम्टम रीअपियर कर गए, दोबारा से आ गए, तो उस केस में डॉक्टर दोबारा से मेडिसिन चला देता है, फिर 1-2 साल के लिए बच्चे को देनी पड़ती है। तो होगा क्या इतने लंबे टाइम तक, क्योंकि बच्चे को मेडिसिन देनी है, तो उस केस में सोचा जा सकता है, पेशेंट सोच ले, उसके फादर मदर कोई फैमिली मेंबर सोच लें, खासकर बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, वो डर जाते हैं इन दवाइयों से। तो वो सोचें छोड़ दो, बच्चे को तंगी हो रही है, परेशान हो रहा है, कोई जरूरत नहीं है। नहीं, शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, धीरे 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 एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद बच्चे को लंबे टाइम तक क्योंकि दवाएं देनी है, इसलिए उनके इफेक्ट्स को लाने के लिए बच्चे के ये थोड़े से जो सिम्टम्स हैं इनको टॉलरेट करना और इनको निकलने देना जरूरी है। और कोई भी ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं होते जो फैटल होते हैं, बच्चे को खतरा देते हैं, बच्चे का दिमाग कमजोर कर देंगे, बच्चे को कोई दौरा ले आएंगे, सीजर आ जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और ये भी जो छोटे मोटे सिम्टम्स बताए, ये भी किसी किसी बच्चे में आते हैं। बहुत से बच्चों में तो ये सिम्टम्स आते ही नहीं है, पता ही नहीं चलता बच्चे को कि वो दवा ले रहा है, जैसे टॉफी खा रहा है ऐसे खा रहा है, उसको पता ही नहीं चलता, उसके शरीर में, दिमाग में किसी भी तरह का कोई चेंज आता ही नहीं है, और एडीएचडी उसका कम होना शुरू हो जाता है। कभी कभी होता है जैसे डॉक्टर ने कोई डोज बदल दी, या कोई और दवा दे दी, साथ में डोज बढ़ा दी, या कोई और स्टिमुलेंट दवा ही कोई और दे दी, उस केस में कभी कभी कुछ और सिम्टम्स देखने में आ सकते हैं, मतलब साइड इफेक्ट्स। जैसे
एपेटाइट कम हो सकती है, भूख कम लगेगी बच्चे को। अक्सर ये देखा जाता है 70 से 80% बच्चे जब ये दवा लेनी शुरू करते हैं या जब दवा बदली जाती है जैसा कि बताया, तो उनमें भूख की थोड़ी कमी देखने में आती है। वो अक्सर कोई एक मील स्किप करना उनको मन करता है, उनको लगता है नहीं अभी नहीं खाने का मन, या थोड़ा खा रहे हैं, तो ये चीज़ देखने में आ सकती है। वेट लॉस किसी किसी बच्चे में देखने में आ सकता है। तो अक्सर क्या है, ऐसा किया जाए इसको मैनेज करने के लिए कि बच्चे को लंच डिनर के बाद दवा दे दी जाए, बजाय कि पहले देने के। पहले दे देंगे तो बच्चे का खाना खाने का मन नहीं करेगा, तो खाना खाने का मन नहीं करेगा तो वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो बेटर है कि बच्चे को थोड़ा हैवी खाना दे दें, या उसको खाना खाने के बाद उसको दवा दें, जिससे कि बच्चा खाना भी खा ले और दवा भी ले ले और दवा का भी इफेक्ट आ जाए, ताकि उसको भूख की कमी महसूस ना हो। साथ ही साथ उसको कुछ प्रोटीन और कुछ हैवी खाना दिया जा सकता है, जिससे कि कभी कभी अगर वेट लॉस हो भी रहा हो, किसी वजह से बच्चे को मील के बाद ना देकर पहले दे रहे हो, या वैसे ही बच्चे की भूख कम हो गई हो, तो कुछ टाइम के लिए बच्चे को हैवी खाना दिया जा सकता है, तब उसके हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। पर ये एडजस्टेबल है, इजीली एडजस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ बच्चों में नर्वसनेस, टेंशन, एंग्जाइटी दिखाई दे सकती है। किसी किसी केस में इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस, नींद की कमी देखने में आ जाएगी। हालांकि वैसे तो ये मेडिसिन कई बार थोड़ा सिडेटिव इफेक्ट ले आती हैं, बट ज़्यादा नहीं लाती। किसी किसी केस में बच्चे में थोड़ा स्लीपीनेस हो सकती है, बट कई बच्चों में कई बार स्लीपलेसनेस भी आ जाती है, उल्टा असर पड़ जाएगा, नींद आएगी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। और बहुत थोड़े से केसेस में टिक्स आ सकते हैं, टिक्स डिसऑर्डर, टॉरेट सिंड्रोम हो सकता है। उस बारे में आप जान लें, इंटरनेट पर और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या मैं कोई और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको टिक्स के बारे में जानकारी दूंगा। या अगर आप ये अभी वीडियो सुन रहे हैं जब मैं टिक्स के बारे में कोई वीडियो बना चुका हूं, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर वो वीडियो अवेलेबल होगी। तो टिक्स यानी कि टॉरेट सिंड्रोम के कुछ बिहेवियर्स आ सकते हैं। कुछ बच्चों में विजुअल डिस्टर्बेंस जैसे ब्लड विजन हो सकती है, कभी कभी उनको थोड़ा देखने में धुंधलाहट महसूस हो सकती है, ये भी बहुत थोड़े बच्चों में होता है। ये मैं ज़रूर बताऊंगा कि जो साइड इफेक्ट्स बता रहा हूँ वो कई बार सुनने में बड़े खतरनाक, बड़े भयानक लग सकते हैं, पर ज़्यादातर केसेस में ये जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ये कोई बहुत बड़ा असर या कोई लंबा असर नहीं लाते। दवा के जाने के बाद ये असर भी खत्म हो जाते हैं, साइड इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं, और मैक्सिमम केसेस में तो आते ही नहीं, और जब आते हैं तो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट देते हैं, और इनको मैनेज किया जा सकता है या तो कोई और दवा देकर, या कुछ डाइटरी या कुछ और दूसरे लाइफस्टाइल चेंजेस से बच्चे में चेंजेस को, साइड इफेक्ट्स को दूर किया जा सकता है। पर आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पे देखा जाता है कि जो स्टिमुलेंट दवाइयाँ हैं, ऐसा रिसर्च बताती हैं कि उनसे जो है हार्ट और ब्लड वेसल की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, क्योंकि रिसर्च जब इंडिपेंडेंट की जाती है तो उसमें ऐसी बड़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अक्सर आप पाएंगे जब आप चेक करेंगे स्टिमुलेंट मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स, तो उसमें लिखा जाएगा कि ब्लड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बीपी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हार्ट कंडीशंस डेवलप हो रही हैं। ये सारे डर आपको देखने में मिल जाएंगे, जो कि होता है। बट एडीएचडी के बच्चों में अक्सर इस तरीके के इफेक्ट्स या तो देखे नहीं जाते, या फिर होते हैं तो इतने माइनर जो कि बहुत ज़्यादा असर नहीं लाते, क्योंकि अगर एडीएचडी दवाइयों के फ़ायदे देखे जाएं तो वो कई गुना ज़्यादा हैं उसके हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट्स के मुकाबले। तो फ़ायदों के लिए दवा दी जाए, ना कि साइड इफ़ेक्ट्स जो कि हार्मलेस हैं, लंबा कोई असर नहीं लाएंगे, उनसे बचने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे का जो एडीएचडी है वो सीवियर होता जाए। क्योंकि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सीवियरली अफेक्ट कर सकती हैं बच्चे को। बच्चे का पूरा लाइफ टाइम उसकी एकेडमिक और सोशल ग्रोथ को असर डाल सकती हैं। बच्चे के अंदर बहुत सारी ऐसी बैड हैबिट्स डेवलप कर सकती है, और जैसा मैंने बताया एडिक्शन जैसे केसेस भी बच्चों में देखने में आते हैं। कई बच्चों में बहुत कंडक्ट प्रॉब्लम्स, मतलब लड़ने वाली आदतें पैदा हो जाती हैं, मारपीट की आदतें हो जाती हैं, बहुत सारे दूसरे इश्यूज बन जाते हैं। तो अगर हम छोटे मोटे फिजिकल साइड इफेक्ट्स को बचाने के चक्कर में अगर हम एडीएचडी दवा नहीं देंगे, तो ना जाने कितने सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में बच्चा डेवलप कर लेगा। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे के ऊपर दूसरे सोशो ऑक्यूपेशनल और साइकोलॉजिकल हार्मफुल इफेक्ट्स ना देखे जाएं। उनको बचाने के लिए ज़रूरी है कि एडीएचडी की दवा दी जाए बच्चों को, ताकि उन पर अच्छा असर जो आ सकता है वो आ जाए। बच्चों में या नॉर्मली भी जब कोई एडल्ट्स होते हैं, एडोलेसेंट्स होते हैं, आप जब इंटरनेट पे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, जबकि वो कई बार एडल्ट्स में देखने में आते हैं, कई बार एडोलेसेंट्स में देखने में आते हैं, और बहुत कम कई बार बच्चों में देखने में आते हैं। तो जैसे एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, स्किन रैशेस पड़ सकते हैं, कुछ अनयूजुअल सिम्टम हो सकते हैं कि डर जाए देख के इंसान, वो सब आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए अगर कभी देखने में आ जाए तो। कुछ साइड इफेक्ट्स ये हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स और हो सकते हैं, जैसे कई मामलों में अभी मैंने बताया कि विजुअल डिस्टर्बेंस होगा या ब्लड वेसल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। कुछ कुछ केस में ऐसा भी देखने में आता है कि हेलुसिनेशन और अनयूजुअल थॉट पैटर्न्स बच्चों में डेवलप हो जाते हैं। बच्चों में नहीं तो शायद बड़ों में डेवलप होते हैं यार। रिसर्चेज जो है ना बड़ी इनकॉन्क्लूसिव है, मतलब पक्के तौर पे नहीं कह सकते होगा ही होगा या कितने केसेस में होता होगा, बहुत मुश्किल है ये कहना। बहुत कम रिसर्चेज ऐसी होती हैं, या होती भी हैं तो उनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं निकल के आता। अक्सर आपको पढ़ने को मिल जाएगा इंटरनेट पर कि बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है।
बच्चे के ग्रोथ हार्मोन रुक जाते हैं, बच्चे की हाइट रुक जाती है, बहुत कॉमनली देखने में आता है। बहुत कॉमनली लोग कहते हैं कि बच्चे की हाइट छोटी रह जाएगी, बच्चा छोटा रह जाएगा, जबकि देखने में ये आता है कि बहुत ना के बराबर इफेक्ट आता है इन स्टिमुलेंट मेडिकेशंस का। अगर हम देखें कि उनका इफेक्ट ग्रोथ हार्मोन पे पड़ता है नहीं पड़ता है, हाँ पड़ता है, बट क्या बच्चे की हाइट में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा, ऐसा देखने में नहीं आता। इसलिए बच्चों की थोड़ी मॉनिटरिंग वगैरह करते रहना चाहिए। अगर किसी वजह से कोई फ़र्क अगर देखने में आ जाए तो दवाइयाँ बदली जा सकती हैं या उस केस में कई बार छोड़ी जा सकती हैं, पर मोटे तौर पे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आता। इस बारे में मैं थोड़ा डिटेल में किसी वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा, या हो सकता है मैं, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं कोई किसी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँगा, तो आप मेरे चैनल पर देखें। और अगर नहीं मैंने बनाई है अभी वीडियो तो मैं आगे ज़रूर बनाऊंगा। ये मैं आपको कहूँगा कि मैं इस पर कोई भी रिसर्च या कुछ भी ऐसी फाइंडिंग्स होंगी तो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा कि हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम डिसीजन लें कि बच्चे पर फाइनल इफेक्ट किस टाइप का आएगा उसकी हाइट में, वेट में और दूसरी चीज़ों में, ताकि सही तरीके से डिसीजन और जजमेंट ली जा सके बच्चे के ट्रीटमेंट को लेकर। इस तरीके से अगर कोई और साइड इफेक्ट्स हैं जो आप नोटिस कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है या आपको लगता है कि बच्चे में ये आ रहे हैं और लंबे टाइम तक बने हुए हैं, तो डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर अगर ढंग से अगर देखता है, एड्रेस करता है, तो ज़रूर वो इसके लिए कुछ सही सुझाव देंगे आपको। या अगर वो नहीं करता है, लापरवाही कर रहे हैं डॉक्टर, नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो उस केस में आप डॉक्टर बदल सकते हैं। बजाय ट्रीटमेंट छुड़वाने के आप डॉक्टर बदल लें, दवा बदलें, ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। ट्रीटमेंट छुड़वाने से बच्चे को नुकसान हो सकते हैं, जैसा मैंने बताया। तो उम्मीद है ये जानकारी जो है मैंने आपको दी इस वीडियो में, वो आपको पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कुछ कमेंट करें अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, और साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं अपने चैनल पर एडीएचडी और कुछ चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स और डिस्टर्बेंसेस और एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में कुछ ना कुछ वीडियोस बनाता रहता हूँ, आगे बनाऊंगा। आपको वो जानकारी मिलती रहेगी, उस जानकारी का आप लाभ लें, फ़ायदा लें। एडीएचडी के बारे में मैं चाहता हूँ कि बहुत सारा अपने यहाँ पे कंटेंट डालूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही गाइडेंस मिल पाए। एडीएचडी बहुत कॉमन बीमारियों में से एक है और इसके बारे में सही गाइडलाइन, सही डायरेक्शन, सही दिशा पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको आगे फर्दर फ्यूचर में और बेनिफिट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूं। और आप रिक्वेस्ट कीजिए किसी वीडियो की, ताकि मैं आगे उस टॉपिक पर बनाऊं, हम डिस्कस करें। कुछ वीडियो जैसे आपने देखा होगा, मैंने इसमें आइडिया डिस्कस किया कि मैं ये वीडियोस बनाना चाहता हूं, बनाऊंगा। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो दवाइयों के, बीमारी के, बिहेवियर को लेकर इर्द गिर्द होते हैं। पेरेंट्स के मन में बहुत डर होते हैं, बच्चों की कंडीशन के बारे में ज़रूरी होते हैं सोचने, उसके बारे में मैं आगे वीडियोज़ बना दूंगा। तो अब ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।